Good morning student, you are welcome in my class. How are you? I hope you all are fine and safe at your place. Guys, today our topic is heating effect of current. Okay? Guys, हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक आप मोबाइल का चार्जर आप यूज़ करते हैं चार्ज करने के लिए मोबाइल, लैपटॉप यूज़ करते हैं, टीवी यूज़ करते हैं, फैंस हैं, इलेक्ट्रिक हीटर हैं, ठीक है, वाटर हीटर मीन्स गीज़र है आपका। तो इन सब में आप क्या करते हैं कि जब आप इसको यूज़ करते हैं तो जैसे आपका फ़ैन चल रहा है तो आप ज़्यादा देर तक इसको यूज़ कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी देर बाद आप ये देखते हैं कि वो आपका फ़ैन चल तो रहा था और वो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, मीन्स वो गर्म भी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? मोबाइल चार्जर आप यूज़ करते हैं, ज़्यादा देर तक यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल का चार्जर आपका भी वो भी थोड़ा गर्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मीन्स उसमें हीट का प्रोडक्शन क्यों हो रहा है, हीट क्यों जनरेट हो रही है? ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट अगर हम ये बात करें तो आपके जितने भी अप्लायंसेस हैं मीन्स रजिस्टर्स जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उसके कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होते होंगे और उस रेजिस्टेंस की वजह से जो करंट आपके फ्लो कर रही है वो करंट क्या होती है, फ्लो करने मीन्स वो रेजिस्ट कर रही होगी, फ्लो आसानी से नहीं करने देती होगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है कि कुछ हीट जनरेट होती है, मीन्स टोटल करंट आपकी जो फ्लो हो रही है तो उसके फ्लो होने का मतलब ये हुआ कि जो आपके चार्जेस थे वो चार्जेस मूव कर रहे होंगे बट वो चार्जेस आसानी से मूव नहीं कर पा रहे होंगे, जिसकी वजह से क्या हो रहा होगा कि वो उसके अगेंस्ट वर्क कर रहा होगा, उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क कर रहा होगा जो उसके फ्लो होने में उसको रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो जनरेट होती है वो क्या जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है और वो हीट क्या होती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करेंट होता है। ठीक है, तो ये था आपका एक सिंपल इंट्रोडक्शन। अगर हम इसको मैथमेटिकली देखना चाहें तो सपोज दैट ये आपका एक कंडक्टर है। ठीक है, अगर हम ये कंडक्टर सपोज करें और इस कंडक्टर को हमने कनेक्ट किया एक बैटरी V से जिसका पोटेंशियल क्या है V, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो इस कंडक्टर्स में जो भी चार्ज कैरियर्स होंगे मीन्स जो भी इसका चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही आप पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस हाई पोटेंशियल की तरफ ये मूव करेगा, मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल की मूव करना स्टार्ट करेगा और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा तो इसके अक्रॉस इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या मिलना शुरू हो जाएगी, करंट मिलना शुरू हो जाएगी। बट यहाँ इस कंडक्टर में इस जो आपके होंगे वो ढेर सारे जो होंगे वो क्या होंगे, एटम्स होंगे। वो एटम्स इस इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इस चार्ज कैरियर्स से क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, मीन्स इसके मोशन को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। बट ये चार्ज जो होगा अपनी कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए इसके अगेंस्ट वर्क करेगा और उसके अगेंस्ट वर्क करेगा यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल पे पहुँचने के लिए। ठीक है, तो ये जो आपके रेजिस्ट कर रहे थे तो ये चार्ज कैरियर्स इस एटम से क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। गैस आप जानते हैं अगर कोई भी एटम्स स्ट्राइक कर रहा है या कोई भी दो बॉडी स्ट्राइक कर रही है तो साउंड के प्रोडक्शन के साथ साथ वहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होती है एंड दैट हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय द striking of the atoms and the charges and this heat is known as the heating effect of the current। ठीक है, ठीक है, तो ये अगर हम ये सपोज करें कि यहाँ से चार्ज कैरियर्स फ्लो हो रहे हैं तो फ्लो हो रहे हैं तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या फ्लो हो रही है, आई फ्लो हो रही है। अगर इस चार्ज कैरियर्स को आप स्ट्राइकिंग मीन्स इसके रेजिस्ट होने के बाद भी यहाँ तक पहुँचने में कुछ वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क डन क्या है, W है। और टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज अगर फ्लो हो रहे हैं तो वो क्या फ्लो हो रहे हैं, क्यों फ्लो हो रहे हैं, तो ड्यू टू द डेफिनेशन ऑफ by the definition of potential difference that is V is equal to W upon में Q। यहाँ से आप W की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, W is equal to V into Q। अब यहाँ से by the Ohm's law V की वैल्यू आप पुट करेंगे, V is equal to किसके इक्विवेलेंट होता है, I into R के, और Q की वैल्यू किसकी हो जाएगी, I into T के। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी, V की वैल्यू पुट करिए I into R मल्टीप्लाइड बाई Q की वैल्यू I into T, दिस इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T। ठीक है, ये तो आपकी आ गई W की वैल्यू। बट ये वर्क डन क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ये आपका चार्ज कैरियर इस एटम से स्ट्राइक कर रहा था तो इस एटम से स्ट्राइक करने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन करना पड़ेगा उसको अपनी कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, मीन सर्किट में करंट फ्लो करने के लिए। और उसके अगेंस्ट वर्क करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी और वो वर्क डन किसके इक्विवेलेंट होगा, हीट के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो आप इस W को चेंज कर सकते हैं किसके, हीट के, मीन्स जिसको आप रिप्रेजेंट करेंगे S से। H इज इक्वल टू I स्क्वायर
इंटू आर इंटू टी। ये आपका फॉर्मूला होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। मीन्स किसी सर्किट में अगर आप रेजिस्टेंस उसका R है और उसमें फ्लो होने वाली करंट I है, तो उसके अक्रॉस कितना हीट जनरेट होगा अगर उसमें हम T टाइम्स तक करंट को फ्लो करें। ठीक है, तो ये था आपका फार्मूला हीटिंग इफेक्ट का। मींस हीट कितना उस सर्किट में हीट जनरेट होगी। ठीक है, अब इसके दो फॉर्म आप और चेंज कर सकते हैं। कैसे? वही V की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ये तो सिंपल था कि जिसका पोटेंशियल क्या था, कांस्टेंट था, पोटेंशियल डिफरेंस उस सर्किट का कांस्टेंट था और उसका रेजिस्टेंस जो था सर्किट का R था और उसमें फ्लो होने वाली करंट I थी वो और T टाइम्स तक फ्लो हो रही थी, तो उस टाइम पे जो हीट जनरेट होगा वो ये होगा। ठीक है, सपोज दैट आपके पास, अब इसको आप चेंज करेंगे तो दो फार्मूले इसके क्या चेंज हो जाएंगे। एक फार्मूला ये हो जाएगा, I के प्लेस पे आप क्या पुट कर दीजिए, V अपान में R। तो यहाँ से H की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो जाएगी, H की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अगर V अपान में R यहाँ पे पुट करेंगे तो ये R से R कैंसिल हो जाएगा। एक तो चलिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगी वैल्यू V स्क्वायर अपान में R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R इंटू टी। तो ये इक्विवेलेंट होगा, एक R से एक ये पावर कैंसिल हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान में R इंटू टी। ठीक है, ये आपका एक फार्मूला हो गया। और दूसरा फार्मूला अगर आप यहाँ से फाइंड आउट करना चाहेंगे तो यहाँ पे अब वैल्यू आप पुट करेंगे किसके टर्म में, R की वैल्यू को आप रिमूव करिए। तो R की वैल्यू को रिमूव करेंगे तो R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपान में I। तो यहाँ से ये हो जाएगा H इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू V अपान में I इंटू टी। तो ये वैल्यू इक्विवेलेंट हो जाएगी किसके, I से एक I कैंसिल हो जाएगा तो V इंटू I इंटू टी। एक फार्मूला आपका हीट का ये मिलेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट फॉर्म से हीट कितनी आपकी सर्किट में जनरेट हो रही है, बट आपको बेसिक जो फार्मूला आपका वो है वो ये है। ठीक है, तो इस फार्मूले में आपने क्या देखा कि जो हीट उस सर्किट में जनरेट होगी, ठीक है, वो हीट क्या होगी, उसमें फ्लो होने वाली करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और जो सर्किट में आपका रेजिस्टेंस होगा सर्किट का उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसमें कितने टाइम्स तक फ्लो कर रहे हैं उसके भी टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसकी स्टडी मीन्स ये किस पे डिपेंड कर रही है, इसको जूल्स लॉ के नाम से जानते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो आइए देखते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। ओके गाइस, अब हम देखते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अभी आपने फार्मूला फाइंड आउट किया क्या, H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी। ठीक है, तो I स्क्वायर R इंटू टी। इससे कंक्लूजन क्या आपका निकला है, फर्स्ट कंक्लूजन ये हुआ कि उस सर्किट में फ्लो हीट जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, I स्क्वायर के, मीन्स फ्लो होने वाली करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे फ्लो होने वाली करंट I है और इसकी वजह इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी वो इस करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये आपका फर्स्ट कंक्लूजन पॉइंट था। सेकंड कंक्लूजन पॉइंट क्या होगा, R मींस H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R। उस सर्किट में हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उस सर्किट में जो आप रजिस्टर्स यूज़ किए हैं उस रजिस्टर के रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो मीन्स अभी आपने क्या देखा कि जो आपका चार्जेस था वो चार्जेस स्ट्राइक किया किससे, उस एटम से, इसके कंडक्टर्स के एटम से या रजिस्टर्स जो भी मटेरियल आपने यूज़ किया था उसके एटम से, तो उस चार्ज को फ्लो होने में उसने रेजिस्ट किया, मींस उसने रेजिस्टेंस क्रिएट किया, उसने उसके फ्लो का, उसमें उसके मोशन का क्या किया, अपोज किया। ठीक है, तो जितना ज़्यादा अपोज करेगा उतना ज़्यादा उसको वर्क करना पड़ेगा और जितना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा उतनी ही ज़्यादा हीट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, मीन्स उतनी ही ज़्यादा हीट जनरेट होगी। ठीक है, तो एक और तीसरा डिपेंड करता है H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, मीन्स आप करंट कितने टाइम्स तक उस रजिस्टर से फ्लो करा रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर हम करंट को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दें, करंट को 2 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे तो हीट आपकी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स इंक्रीज करेगी। क्यों, I की वैल्यू को चेंज करें, अगर हम I को ले लें क्या 2I, तो इस टाइम पे आपकी जो हीट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2I का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4I स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर हम
आर की वैल्यू को चेंज करेंगे, ठीक है, आर की वैल्यू को डबल करेंगे तो हीट हमारी क्या होगी, जस्ट डबल हो जाएगी। और अगर टाइम को हम इंक्रीज करेंगे 2 टाइम्स कर दें तो हीट भी हमारी 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। बट अगर आप जो फ्लो होने वाली करंट है उसको क्या कर दें, हाफ कर दें, मीन्स 1/2 कर देंगे। अगर इसको आप 1/2 कर देंगे मीन्स आई डैश इज इक्वल टू 1/2 तो यहाँ से आप हीट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एच डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डैश का स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/2 इंटू आई का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू आई स्क्वायर। देखिए 4 टाइम्स आपने हाफ किया तो आपकी हीट क्या होगी, 4 टाइम्स डिक्रीज कर गई, ठीक है। और अगर आपने उसको 2 टाइम्स इंक्रीज किया तो वो 4 टाइम्स क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। तो ये डिफरेंस आपका है कि कैसे डिपेंड करेगा करंट पे, रेजिस्टेंस पे, और कितने टाइम्स तक आप उसमें फ्लो करा रहे हैं उस टाइम पीरियड पे। तो ये बेसिक रूल्स जो आपके 3 थे, ये आपका रूल जो है वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, और इस पे बेस्ड इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल। गाइस आपके 2 न्यूमेरिकल्स हैं। फर्स्ट आपका है एन आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 25 ओम टेक्स ए करंट ऑफ 7 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 0.5 मिनट्स। मीन्स आपका कोई एक आयरन है, ठीक है, वो 25 ओम्स का है, ठीक है, उसमें करंट जो फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है, 7 एम्पियर की, और कितने टाइम्स तक फ्लो हो रही है, 0.5। तो उसमें कितना हीट डेवलप होगा, मीन्स वो कितनी हीट डेवलप करेगी, जनरेट करेगी, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन है क्या, रेजिस्टेंस दैट मीन्स R इज इक्वल टू 25 ओम, ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू द आयरन दैट इज I is equal to 7 ampere, time how much time it will flow, that is T is equal to 0.5 मिनट, और इसको आप चेंज करेंगे सेकेंड में तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 60, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 30.0 सेकेंड, ओके। अब आपको फाइंड आउट करना है हीट मीन्स H की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। गाइस आप लोगों ने अभी फार्मूला देखा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू टी, वैल्यू पुट करिए, वैल्यू ऑफ I इज 7 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R, दिस इज 25 मल्टीप्लाइड बाई 10, दिस इज 30, ओके। व्हेन यू मल्टीप्लाइड दिस इज इक्वल टू 7 का मल्टीप्लिकेशन 7 से मीन्स 49 मल्टीप्लाइड बाई 25 का मल्टीप्लिकेशन 3 से करेंगे तो 75 10 ऐड करेंगे, और ये वैल्यू इक्विवेलेंट हो जाएगी 3675 जूल, ठीक है। इतनी जूल की ये हीट जनरेट करेगा आपका आयरन, जिसका रेजिस्टेंस 25 ओम था और उसमें करंट फ्लो हो रही थी 7 एम्पियर की, और 0.5 मिनट्स में, ठीक है। या आप इसको ये भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 3.68 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल, ठीक है। यहाँ डेसिमल था, डेसिमल को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे 4 प्लेस, तो आपका यहाँ आ जाएगा 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, और इसको नियरेस्ट वैल्यू में चेंज कर दिया तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये तो आपका था फर्स्ट सोल्यूशन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है 200 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड 10 सेकंड इन ए 5 ओम रजिस्टर्स, मीन्स 200 जूल आपका हीट प्रोड्यूस हो रहा है किसी 5 ओम के रजिस्टर में, कितने सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, ठीक। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर्स, उस रजिस्टर से अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है, ओके। तो ये देखते हैं। गाइस सेकेंड क्वेश्चन आपका है 200 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड 10 सेकंड इन ए 5 ओम रजिस्टर
फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर्स। मीन्स कोई आपका 5 ओम का रजिस्टर है, उसमें 200 जूल हीट प्रोड्यूस हो रही है कितने टाइम्स में, 10 सेकेंड में, तो उसमें उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। इसमें आपको करंट नहीं फाइंड पता है कि कितनी करंट फ्लो हो रही है, बस ये पता है कि हीट इतनी प्रोड्यूस हो रही है, रेजिस्टेंस उसका 5 ओम है और टाइम क्या है 10 सेकेंड। तो आइए देखते हैं। तो सोल्यूशन आपका हीट जो है मीन्स H की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है 200 जूल के, ठीक। टाइम कितने टाइम तक फ्लो हो रहा है, ये आपका है 10 सेकेंड का, ठीक है। और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस R की वैल्यू कितना है 5 ओम, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स V की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको फार्मूला कंफर्म है, हीट H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी। R, T और H की वैल्यू कंफर्म है, I की वैल्यू आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से I इज इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, I स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा H अपान में R इंटू टी के, ठीक है। वैल्यू पुट करिए, H की वैल्यू क्या 200 अपान में R की वैल्यू 5 मल्टीप्लाइड बाई T की वैल्यू कितना है 10, ठीक है। यहाँ से वैल्यू सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल आउट, 5 4 जा 20, दिस इज इक्वल टू 4। मीन्स I स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट आ गई 4 के। तो यहाँ से I की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो अंडर रूट 4 दिस इज इक्वल टू 2.0 एम्पियर, ये I की वैल्यू हो गई। अब I की वैल्यू आपको मिल गई तो आप V इज इक्वल टू I इंटू आर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो पोटेंशियल V इज इक्वल टू I इंटू आर, वैल्यू ऑफ I इज 2 एंड वैल्यू ऑफ R इज 5, दिस इज इक्वल टू 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, ये आपका आंसर होगा। ओके गाइस, तो ये आपके एक दो छोटे से इम्पोर्टेंस न्यूमेरिकल्स थे आपके बेस्ड ऑन द फार्मूला ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। ओके, अब आइए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। गाइस नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देयर आर मेनी एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। इसके इस जो आपकी हीट जनरेट हो रही है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ करंट, उस हीट को हम अपने यूज़ में कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपने डेली लाइफ में कैसे हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आइए हम इसको देखते हैं। तो गाइस आप अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ करते हैं जो इस पर बेस्ड होते हैं। जैसे आप बल्ब यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में एक वायर होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो कांच का ग्लास होता है उसके अंदर आपका जो वायर लगा होता है, वो वायर में जब आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट जब आप प्रोवाइड करते हैं उस वायर के थ्रू, तो वो वायर क्या होता है वाइट हॉट हो जाता है। मीन्स उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस उसका मैक्सिमम होता है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। और वो वाइट हॉट हो जाता है, मीन्स वो हीट को प्रोड्यूस करता है जिससे आपको ये दिखता है कि वो ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो मीन्स उसने क्या किया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, हीट एनर्जी में, ड्यू टू द हाई रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टीज़, जो वायर हम उसमें यूज़ कर रहे हैं वो कौन से मेटल का बना होगा। आप जनरली वायर तो उसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर आप सपोज दैट ऐसे नॉर्मल एल्युमिनियम ले लीजिए या कॉपर ले लीजिए तो एक सर्टेन लिमिट के बाद वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब मेल्ट हो जाएगा तो आपकी सर्किट ब्रेक हो जाएगी, और सर्किट ब्रेक हो जाएगी तो आपका बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो करेगा नहीं, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट उसमें कॉन्टीन्यूअस पाथ नहीं मिलेगा, ठीक है। बट उसमें हम ऐसा कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हमें वो हाई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, और हाई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है और वो मेल्ट नहीं होता, ठीक है। तो जो आपका उसमें वायर यूज़ किया जाता है वो होता है टंगस्टन का, ठीक है। टंगस्टन का क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, वो उसका रेजिस्टेंस जो होता है हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस। और दूसरी बात होती है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, ठीक है।
जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, तो हाई रेजिस्टेंस का क्या मतलब, जितने ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, अभी आपने देखा जो अभी हमने आपको सर्किट यहाँ पे बनाया था कि वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था, मीन्स आपका चार्ज उस एटम से स्ट्राइक कर रहा था तो उसके अगेंस्ट उसने वर्क किया। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो हाई रेजिस्टेंस होगा तो वहाँ पे हीट मैक्सिमम प्रोड्यूस होगी, और मैक्सिमम प्रोड्यूस होगी तो आपको वो हीट एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जिसके आपको लाइट मिलती है। ठीक, दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट इज़ हाई। मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई होता है, वो होता है 3880 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मेल्टिंग पॉइंट ये देखिए नियर अबाउट 4000 के अबाउट होता है ये। ठीक है, तो इतने हाई टेम्परेचर इसको मिलेगा तब ये जाके कहीं मेल्ट होगा। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से भी हम टंगस्टन वायर को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रिक हीटर। गाइस आप लोग आपके घरों में यूज़ होता होगा इलेक्ट्रिक हीटर। आप वाटर हीटर मीन्स गीज़र यूज़ करते होंगे, खाना आपके घर में हीटर पे ही बनता होगा। तो उसमें एक कॉइल के फॉर्म में हीटर में एक वायर लगा होता है। ठीक है, और जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं तो उसके क्रॉस करंट फ्लो होना शुरू करती है। ठीक है, और करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है तो वो वायर क्या होता है, हॉट होना शुरू होता है। ठीक है, वायर हॉट होना शुरू होगा तो एक सर्टेन लिमिट के बाद वो एनर्जी को जनरेट करेगा, जिसका यूज़ आप करते हैं क्या, अपने खाने को बनाने में। ठीक है, तो उसमें भी सेम प्रोसेस आपका होता है। आपने वहाँ पे भी हाई रेजिस्टिविटी का वायर यूज़ किया है, हाई मेल्टिंग पॉइंट का वायर यूज़ किया है। ठीक है, वो आप ये बोलेंगे कि कुछ दिनों बाद तो वो वायर टूट जाता है, बट एट ए सर्टेन टाइम वो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा होता है कि वो आपका कुछ दिनों तक चलता है, बस उतनी जल्दी ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, और हाई रेजिस्टिविटी होने की वजह से, हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से आपको हीट वो प्रोड्यूस करता है और उस हीट का यूज़ आप अपने डेली लाइफ में करते हैं। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की। गाइस आपके घरों में इलेक्ट्रिक फ्यूज़ यूज़ किया जाता है, आपने सुना भी होगा। आपके घर में फ्यूज़ है, वोल्टेज जो सप्लाई आ रही है उसका वोल्टेज बढ़ गया तो कहते हैं फ्यूज़ आपका डैमेज हो गया है, फ्यूज़ को चेंज करिए। तो वो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो आपका वर्क करता है वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट पे ही वर्क करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ आपके जो होते हैं वो थिन मेटेलिक वायर होते हैं, और ये मेटेलिक वायर कौन से होते हैं, जैसे आपका टिन हो गया, जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, एलॉय मेटल्स जो आपके हैं उसके आपके ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वायर बनाए जाते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वायर की सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो ये वायर जो होगा वो सबसे पहले तो ये होगा कि ये थिन वायर होगा, दिस इज़ द थिन वायर। और सेकंड जो आपका होगा वो इसका जो होगा हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, मीन्स इसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा मीन्स इसकी रेजिस्टिविटी जो होगी वो क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, तो इसके ये आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में अगर हम बात करें कि कैसे ये वर्क करता है तो गाइज यू ऑल आर नो दैट इज़ H इज इक्वल टू I² R/T। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आप ये जानते हैं अगर आपका वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो क्या करेगा, करंट आपकी इंक्रीज करेगी, V इज इक्वल टू IR होता है। अगर आपका वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है तो वो क्या इफेक्ट करेगा, R। I मीन्स आपकी करंट जो होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। मीन्स आपका जो सर्किट में अगर आप जो अपने यूज़ किए हैं फ्यूज़ उसमें अगर आपका वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है तो उसमें करंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगा। और जब करंट इंक्रीज करेगी तो वहाँ पे हीट जो होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, और स्क्वायर ऑफ द करंट के प्रोपोर्शनल होगा तो हीट आपकी इंक्रीज करेगी, हीट आपकी ज़्यादा मैक्सिमम जनरेट करेगी। और मैक्सिमम जनरेट करेगी तो एक सर्टेन लिमिट में जितना इसका वेरिंग होगा जिस सर्किट का, उसके अगर एबव आपका हीट जनरेट होगा तो वो वायर आपका क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और वायर आपका मेल्ट हो जाएगा तो आपकी सर्किट ब्रेक हो जाएगी, जिससे आपका जो एक्सेस वोल्टेज आपका आ रहा है वो सप्लाई आपके घरों में नहीं पहुंचेगी, और आपके जितने भी होम में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, सेफ होंगे। ठीक है, तो ये इसका बेसिक
फंडामेंटल इंट्रोडक्शन था कि आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता क्या है, किसका बनाया जाता है और कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, इसको हम एक ग्लास के उसमें ग्लास में रखते हैं। एक ग्लास का ऐसा शेप आपके घर में लगा होता है, ये आपका मेटेलिक होता है और इसमें आपका फ्यूज़ ये लगा होता है, वायर ये मेटल का बना होता है। ठीक है, इसको आप अपने सर्किट में जहाँ यूज़ करना होता लगाते हैं। तो ये ग्लास के कैप इसमें क्यों यूज़ करते हैं, ग्लास कैप इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ये जब आपका सर्किट ब्रेक हो, मीन्स जब ये मेल्ट हो तो और किसी अदर सर्किट में मीन्स शॉर्ट सर्किट ना हो, आपके जो सर्किट है जिसमें ये यूज़ किया गया है, उसकी वजह से हम इसको एक ग्लास कैप में बंद करके रखते हैं। ठीक है, आपने के घर में आपने MCB भी देखा होगा। MCB भी जब वोल्टेज इंक्रीज़ करता है या वोल्टेज आपका इंक्रीज़ किया है, कहीं पे शॉर्ट सर्किट हुई तो MCB आपकी डाउन हो जाती है, तो वहाँ पे फिर आप जाते हैं MCB को आप फिर अप कर देते हैं तो आपकी सर्किट फिर से चलने लगती है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों ही सर्किट को ब्रेक कर रहे हैं। MCB भी ब्रेक कर रही है और फ्यूज़ भी आपका ब्रेक कर रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो होता है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट पे वर्क करता है और जो आपकी MCB होती है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट पे वर्क करता है। जब आपकी MCB आपकी सर्किट को ब्रेक करती है तो आप वहाँ से फिर उसको अप करके अपनी सर्किट को फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। बट इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जब आपकी सर्किट को ब्रेक करेगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जब आपका फ्यूज़ हो जाएगा तो उस टाइम आप उसको रिप्लेस करके ही यूज़ कर सकते हैं, फिर अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में मीन्स सप्लाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ बेसिक एप्लीकेशंस थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट का, और इस पे बेस्ड आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उनसे पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे NCERT बुक के एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू गाइस, थैंक यू।